Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with the environment lecture series, this is lecture number 17th. तो आपको याद होगा in last lecture we have done about environment पे हमने various प्रोजेक्ट्स देखे थे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट वगैरह देखे थे, प्लस हमने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी किया था। आज की लेक्चर में वी आर गोइंग टू डील विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। और मैं आपको सही बताऊं तो लास्ट दो लेक्चर से हम एक्चुअली नेशनल इनिशिएटिव्स कर रहे थे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव। आप हमेशा वैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एक साथ पढ़ते हैं, बट एक्चुअली मैंने इसको अलग कर दिया है। नेशनल इनिशिएटिव में उन दोनों को मैंने डाला था और यहाँ पर मैंने ग्लोबल इनिशिएटिव में बायोस्फीयर रिजर्व को डाला है, क्योंकि ये ग्लोबल इनिशिएटिव के द्वारा ये प्रोजेक्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये वर्ड आया है पिक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल रखी ग्लोबल इनिशिएटिव। सबसे पहले याद है मैंने लिखा हुआ है MAB, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ये आप जरूर याद रखिए, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ये है क्या? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम। ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, याद रखिएगा। इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं इसमें। ये 1971 में मैप प्रोजेक्ट आया था और ये प्रोजेक्ट लाने वाले थे वो थे यूनेस्को। याद रखिए किसने लाया इस प्रोजेक्ट को? यूनेस्को ने। आप कमेंट बॉक्स में मुझे यूनेस्को का फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्यों बनाया गया? मैप का मेन एजेंडा क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? वो था यहाँ पर रिलेशनशिप को इंप्रूव करना बिटवीन हुम, बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कैसे, किस टर्म्स को हम यूज करते हैं विच इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स, दैट इज पीपल एंड एनवायरमेंट। तो याद रखिएगा आंसर वुड बी मैप, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व इसका आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया इसकी पार्टी, ऑफ कोर्स इंडिया ने भी साइन कर रखा है, दैट इज व्हाट, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। टोटल वर्ल्ड में 621 बायोस्फीयर रिजर्व है, अराउंड 117 कंट्रीज में से 621 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इंडिया ने भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दैट इज नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। पूछा सकता है कब स्टार्ट किया था? 1986 में, याद रखिएगा, है ना। और इसका एजेंडा क्या था नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम बनाने का? टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो याद रखिएगा मैप को कंप्लीट मतलब इंप्लीमेंट करने का, उसके ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1986 से। तो 1986 से ही हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी बना था, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया में टोटल अगर मैं बात करूं बायोस्फीयर रिजर्व्स की तो देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में, जिनमें से 10 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं आउट ऑफ 18 वो रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, मतलब उनको वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व भी कह सकते हैं। तो 18 में से 10 ऐसे हैं जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस बायोस्फीयर रिजर्व का, ध्यान रखिए बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े एरियाज होते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हो सकता है 1-2 नेशनल पार्क, 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो, मतलब इतना बड़ा एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं अपन, ठीक है। ये वर्क करता है 3 जोन प्रोसेस में, याद रखिए 3 जोन का कहने का मतलब कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। देखिए मैंने बना भी रखा है 1 2 3, 1 इज कोर, सेकेंड इज बफर एंड थर्ड इज ट्रांजिशन जोन। इसका बेसिक मैं एजेंडा बताऊं तो कोर जोन जो होता है वो कंजर्वेशन के लिए होता है, याद रखिए कोर से कंजर्वेशन। जो सेकेंड वाला है बफर जोन है, ठीक है, वो रहता है सस्टेनेबल यूज के लिए बनाया जाता है, सस्टेनेबल यूज हो सके। और थर्ड जो है दैट इज ट्रांजिशन जोन, ये बनाया जाता है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ये एक्चुअली मैंने 3 वर्ड जो यूज किए दैट इज कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए जो फर्स्ट है दैट इज कोर जोन, ठीक है। यहां पर मॉनिटरिंग अलाउड रहती है, मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, मॉनिटरिंग अलाउड रहती है ना। लेकिन इसमें रिसर्च जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव रिसर्च होगी, याद रखिएगा रिसर्च वुड बी व्हाट, नॉन डिस्ट्रक्टिव रिसर्च आप यहां पर कर सकते हैं नंबर 1 पे, दैट इज कोर जोन पर। जनरली यहां पर टूरिज्म ये सब चीजें अलाउड नहीं रहती हैं, जबकि तो इसका मतलब यहां पर मेनली हम क्या कर रहे हैं, मेनली हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं नंबर 1 वाले पे। सेकंड जो होता है दैट इज बफर जोन, यहां पर मैं आपको बताऊं एजुकेशन, रिसर्च एंड टूरिज्म ये यहां पर अलाउड रहता है, बट हाँ लिमिटेड रहता है, बट ये चीज अलाउड रहती है। तो एजुकेशन पर्पस के लिए एरियाज ओपन रहते हैं, ठीक है। मतलब ये है तो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व पूरा होल, बट इसको डिवाइड कर रखा है 3 जोन्स में। जो थर्ड जोन है दैट इज, तो यार सस्टेनेबल यूज के लिए अपन देखा जाए बफर जोन में तो एजुकेशन, रिसर्च और टूरिज्म अलाउड रहता है। जबकि थर्ड बात करें ट्रांजिशन जोन में, तो यहां पर क्या होता है,
यहाँ पर रहना भी अलाउड रहता है, मतलब ह्यूमन बीइंग अपने सेटलमेंट भी कर सकते हैं, वो भी अलाउड रहता है। मैं लिखा भी है ट्राइबल कम्युनिटी सेटलमेंट इज पॉसिबल, और रिसर्च सेंटर के जो एस्टैब्लिशमेंट रहते हैं वो भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं रिसर्च तो वैसे 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर 3rd में स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स भी रहते हैं। तो देख रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्वेशन भी हो रहा है, और हम ट्रांजिशन जोन पे, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के कोर में कंजर्वेशन हो रहा है, जबकि ट्रांजिशन जोन पे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हैं। इसलिए इसको कहते हैं अपन कि यहाँ पर क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और एनवायरमेंट मेंटेन रहता है, ठीक है, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ठीक है, अब दिमाग में आता है अपना ये नेशनल पार्क पढ़ लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लिया और बायोस्फीयर रिजर्व देखा, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए बेसिक डिफरेंस मैंने लिख रखा है। जनरली नेशनल पार्क जो रहता है वो डिक्लेयर किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक नेशनल पार्क एरिया डिक्लेयर किया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जनरली मैं आपको बताऊं स्पीशीज ओरिएंटेड होता है, दैट इज बर्ड्स बहुत होंगी तो वहां पर एक बर्ड सेंचुरी बना दी जाएगी, ठीक है, तो मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज्यादातर बनाया जाता है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं वो पूरे इकोसिस्टम के लिए बनाया जाता है, कहने का मतलब ऑल लाइफ फॉर्म्स, प्लांट्स एनिमल्स कुछ भी हो, ऑल लाइफ फॉर्म्स के लिए पूरे कंप्लीट इकोसिस्टम के लिए एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, याद रखिएगा। जबकि इन दोनों में मैंने कोई रिसर्च की बात नहीं कही थी, याद होगा आपको, कोई रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च की बात नहीं कही, ना मैंने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ना ही नेशनल पार्क में, अपने लास्ट लेक्चर में। जिससे वो लेक्चर देखा प्लीज आप वो लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में मैंने बताया यस रिसर्च आर कंडक्टेड, तो साइंटिफिक रिसर्च आर देयर इन बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक बेसिक सा मैंने डिफरेंस यहाँ पर आपको बताया है बिटवीन 3 थिंग्स, ठीक है। और एक खास पॉइंट ये है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किसके अंदर स्टैब्लिश की जाती है? ये स्टैब्लिश की जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, याद होगा आपको जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंदर स्टैब्लिश किया जाता है? इट इज नॉट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इट इज अंडर whom? इट इज अंडर मैप, दैट इज मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, वो मैप के अंदर स्टैब्लिश की जाती है। तो डिफरेंस याद रखिएगा, ये दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंदर है? मैप के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टोटल मैंने बताया 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 18 में 10 जो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व है वो मैंने लाइन से यहाँ लिख रखे हैं, और जो बचे 8 हैं जो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आते हैं बट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के, वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो एक एक करके अपन उनको डील कर लेते हैं। सबसे पहले गल्फ ऑफ मन्नार लिखा है मैंने, ईयर 2001 में यूनेस्को की साइट में दिया हुआ है, इसको वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, तमिलनाडु में है। यहाँ पे डुगोंग ये स्पीशीज में बता चुका हूं आपको, सी काऊ ये यहाँ पर मिलती है, ठीक है, एनिमल्स के रूप में। सुंदरबन की बात की जाए तो 2001 में वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व बना, वेस्ट बंगाल में है, बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। नंदा देवी 2004 में बना वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड में है, ठीक है। नीलगिरी ये ईयर 2000 में बना, याद रखिएगा, और 3 स्टेट में लाई करता है, तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। फेमस फॉर नीलगिरी तार, नीलगिरी तार जो होता है उसके लिए फेमस है, और लॉयन टेल मकाओ, याद है मैंने आपको बताया था एक बंदर है, मंकी की प्रजाति है, तो उसके लिए फेमस है। पचमढ़ी की बात करें 2009 में बना था, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल 2009 में बना था, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। अमरकंटक 2012 में बना था, मध्य प्रदेश में है। देन ग्रेट निकोबार वेरी फेमस 2013 में बना था, अंडमान एंड निकोबार में है। नौकरेक की बात करें अगेन वेरी फेमस 2009 में बना था, मेघालय में है। इट इज फेमस फॉर रेड पांडा, रेड पांडा के लिए बहुत फेमस है। देन अगस्त मलाय याद रखिएगा अभी रिसेंटली बना है 2016 में, केरल और तमिलनाडु के बीच में है। तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया ये 10 जो बताए इनमें से याद रखिए नीलगिरी ये 3 के ट्राई जंक्शन में मिलता है, दैट इज तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। तो याद रखिएगा 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बायोस्फीयर द्वारा यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज है। बच्चे 8 भी देख लेते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व है बट यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है। एक है मानस असम में है, रेड पांडा गोल्डन लंगूर के लिए बहुत फेमस है। दिब्रू साइकोवा याद रखिएगा असम में है, अगेन फेमस। दिहंग दिबंग इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। कंचनजंगा वेरी फेमस सिक्किम में है, ठीक है। कच्छ गल्फ ऑफ कच्छ आपने सुना हो गुजरात में है, वाइल्ड एस के लिए फेमस है, याद रखिएगा। कोल्ड डेजर्ट यार जम्मू एंड कश्मीर ना लगाइएगा आंसर, कहां से? हिमाचल प्रदेश है, फेमस फॉर स्नो लेपर्ड, ठीक है। शेषरम हिल्स की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इट इज एट मध्य प्रदेश। तो मैंने यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस किया आपसे, जो 18 है इनकी लोकेशंस आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम ऑफ कोर्स अभी हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स कर रहे हैं जो हम मतलब कंजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव विच आर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट?
बायोडाइवर्सिटी। तो अब देखिए अगला जो है एक मैंने माइक लिखा है, ये माइक क्या है फुल फॉर्म देख लीजिए, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए ये माइक बनाया गया है। ये मैं बताऊं आपको, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में। ठीक है, और एस्टैब्लिश किया गया अंडर साइट्स में। ये साइट्स अभी आगे चल के हम डील करेंगे साइट्स क्या है। ठीक है, याद रखिए साइट्स 1975 में एनफोर्स्ड हुई थी। ठीक है, ये भी फ्लोरा और फौना को कंजर्व करती है, हम देखेंगे क्या है साइट्स, बट इतना रहिए ये एस्टैब्लिश अंडर साइट्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। और टेक्निकल असिस्टेंस इस माइक को कौन देता है, माइक प्रोजेक्ट को कौन देता है, IUCN। याद है मैंने IUCN आपको पढ़ाया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, तो ये 2003 में बना था, याद रखिएगा, इलीगल जो किलिंग होती है एलिफेंट्स को उनको रोकने के लिए। तो जस्ट रिमेंबर माइक रिलेटेड टू एलिफेंट्स। नेक्स्ट है E5050। ये पूछा सकता है E यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है, या 50:50 क्या सिग्निफाई करता है। E इज फॉर एलिफेंट, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये इसकी फर्स्ट समिट जो हुई थी 2013 में न्यू दिल्ली में हुई थी। तो ये है क्या, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम। ये इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है, गवर्नमेंट्स के पीछे प्रोग्राम है, ऑफ 8 कंट्रीज। ठीक है, जो कंट्रीज एलिफेंट पे रिच है उन कंट्रीज के लिए, दैट इज इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, कॉन्गो, केन्या, तंजानिया, बोत्सवाना एंड इंडोनेशिया। तो याद रखिए ये 8 कंट्रीज जो हैं, ठीक है, इन्होंने आपस में मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रखा है। और इनका टारगेट क्या है E5050 का, कि कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स इन 50 स्टेट्स, मतलब 50 राज्यों में। ठीक है, यहाँ पे सबसे सारा टाइगर है, फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो यहाँ पे 50 स्टैंड्स फॉर 50 स्टेट्स एंड नेक्स्ट 50 स्टैंड्स फॉर 50 ईयर्स। तो आपसे पूछ सकते हैं UPSC में इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो अपन ग्लोबल इनिशिएटिव कर रहे थे, यहां तक अपन ने कंप्लीट कर दिया। अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम अर्थ समिट को डील करेंगे। विल गोइंग टू डील विद CBD, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और भी टॉपिक्स आगे जो ग्लोबल इनिशिएटिव है उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पर जरूर आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करते रहें, तभी हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।